एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल हक आपका। अब क्वेश्चन ये है, अब ये चैनल ही क्यों? देखिए, जो भी हमारे साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स रहे हैं जिनकी कुछ समस्या थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, वो हमारे ऑफलाइन बैचेज़ में नहीं रह सके या उनके बीच में काफ़ी छुट्टियाँ हो गई, तो ये हमारा ज़िम्मेदारी बनती है और आपका हक भी है। आपका हक है कि आपको वो सब मिले जो आपकी परेशानी में छूट गया। तो इसलिए इस ये जो चैनल है इसका नाम भी हमने हक आपका रखा है इसलिए कि आपका हक है कि जो छूट गया वो भी आपको मिले। और दूसरा पर्पज़ ये है कि हम 24/7 आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके लिए मटेरियल आप ज़रूरी नहीं है कि अब आप ऑफ़लाइन में ही जाके देखें। अब आप 24/7 कभी भी देख सकते हैं जो भी हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, जो भी हमने तैयार आपके लिए किया है। और इस वीडियो में हमने वो सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं जिसमें कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ है जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन आपको बिलीव तब होगा जब इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे। आपको लगेगा एक क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन इस क्वेश्चन में ही हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। आज के लिए काफ़ी बातें हो चुकी, नेक्स्ट टाइम से इतनी बातें नहीं होंगी क्योंकि हमें केवल काम पर फ़ोकस करना है। काम दिखता है, हम यही लेकर चलते हैं कि काम दिखता है, हमें काम ही करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो भारत में लेखांकन मानक कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार जारी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार जारी करती है, या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जारी करता है, मतलब भारतीय चार्टर लेखांकन संस्थान, या आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। देखिए, मैं आरबीआई के बारे में कुछ और भी फैक्ट लिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो आरबीआई जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट, ये 1934 में पास हुआ और इसी एक्ट की वजह से ही आरबीआई की स्थापना हुई। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई ये भी नोट कर लीजिए कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 मीन्स 1 अप्रैल 1935 को। और कहाँ पर हुई थी? तो ये भी नोट करने वाली बात है, ये हुई थी आपकी कोलकाता में। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना कोलकाता में उस समय हुई थी, अब इसकी स्थापना कोलकाता में के बाद ये नहीं है कि कोलकाता में ही रहा, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में। और मुंबई में कब शिफ्ट किया गया था? तो आप इसको भी नोट कर लें कि ये शिफ्ट किया गया था 1937 में। तो 1937 से और अब तक ये अब भी इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई में ही इसका मुख्यालय है। तो यदि आपसे पूछते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। और पहले कहाँ पर था? तो ये पहले था आपका कोलकाता में। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरा, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ये क्या है? आईसीएआई। अब ये आईसीएआई क्या है? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपका टीजीटी और नेट में भी कि आईसीएआई की स्थापना कब हुई? 1949 में। और हमने अपने ऑफलाइन बैचेज़ में भी इस क्वेश्चन को नोट कराया है। और दूसरा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये टीजीटी में पूछा गया है। ये टीजीटी में आपका पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। बात कर रहे थे हम आईसीएआई की, तो आईसीएआई की स्थापना कब हुई? 1949 में। ये क्यों हुई? इसका क्या पर्पज़ था? देखिए, इसको ज़िम्मेदारी दी हुई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करने की। अब यहाँ पर कौन जारी करता है? देखिए, इसके अंडर में काम करता है एएसबी। ये क्या है एएसबी? ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना 1977 में हुई। देखिए, जो भी मैंने आपको ये ईयर लिखाई हैं, ये सभी ईयर आपको मार्क्स देंगी, तो आप इनको नोट कर लें और लर्न भी ज़रूर कर लें। 1977 में कौन बना? एएसबी बना। एएसबी किसके अधीन काम करता है? ये आईसीआई के अधीन काम करता है। मैं आपको इसको एक उसके थ्रू समझा देता हूँ। एक डायग्राम ले लेते हैं और उस डायग्राम से हम आसानी से समझ लेंगे कि आपका जो आईसीएआई है, वो किस तरह से एएसबी को कंट्रोल करता है और कैसे उससे काम कराता है।
एक ले लेते हैं हम यहाँ पर अपना, इसको लेना है हमें, पहले आईसीआई को ले लेते हैं, आईसीएआई को ले लेते हैं। ये है आपका, मान लेते हैं ये है आपका आईसीएआई। और इसके अंडर में काम कौन करता है? इसके अंडर में काम करता है आपका एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करता है एएसबी। अब जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो इस तरह से लिखे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, और कभी-कभी लिखा आता है इंड्स, इंड एएस। तो इसका क्या मीन्स है? इंड एएस का मीन्स है कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम इंड एएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपके। अब आपको इससे पता चल गया होगा कि हमारा ये आंसर इसका क्या है। लेकिन आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब कितने हैं। अब हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं टोटल, वो है हमारे एएस टोटल, वो है हमारे 41। टोटल 41 है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? ये रूल और रेगुलेशन होते हैं। मीन्स हम इनको कह सकते हैं सेट ऑफ रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये जो आप अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए क्या क्या रूल बनाए गए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा इसका सी। तो आईसीएआई ही जारी करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? तो देखिए यहाँ पूछा है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो अंतर बताता है ओनर में और मैनेजमेंट में। अब आप कहेंगे क्या ये क्वेश्चन उससे अलग है जो आप पहले आपने शायद पढ़ा हो। कई एग्जाम में ये भी पूछा गया कि एक तरफ ओनर है और दूसरी तरफ आपका ओनर के साथ बिजनेस है, या बिजनेस को हम एंटिटी भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर? तो दूसरा यहाँ पर एक तरफ है आपका बिजनेस। इधर लिख देते हैं, शायद ना देखें वहां, BUSINESS, बिजनेस। तो देखिए बिजनेस में और ओनर में अंतर कौन सा सिद्धांत बताता है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो इसकी पहचान करनी है। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वामी और प्रबंध, जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही कहा कहा जाए। तो मैंने ये आपको ये क्लियर कर दिया है कि आपको कुछ कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि प्रबंध और स्वामी और प्रबंध हो सकता है, या स्वामी और बिजनेस भी हो सकता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम नीचे से। देखिए ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या बताता है? ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ये बताता है। तो यहाँ पर इसकी बात नहीं हुई है। एक है आपका ऑप्शन गोइंग कंसर्न। ये क्या बताता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस हमेशा जिस तरह से अब जिस लेवल पर काम कर रहा है, जिस लेवल पर अब चल रहा है, उसी लेवल पर हमेशा चलता रहेगा। और बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग-अलग होते हैं। बिजनेस और ओनर दोनों क्या हैं? सेपरेट होते हैं। ये कौन कहता है? बिजनेस एंटिटी कहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका ए हो जाता है। अब कैसे अलग होता है? देखिए अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल, अगर बिजनेस में ओनर ने 1 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस इसको अपने ऊपर मानता है कि क्लेम है, तगादा है, लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को ये ओनर को वापस करना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक रूम है और इस रूम को हम कहेंगे कि ये हमारा बिजनेस है और इस रूम के बाहर बैठा हुआ है हमारा ये ओनर। तो ये बिजनेस का ओनर है और ये ओनर इस बिजनेस में कैपिटल लगा देता है। तो ये जो कैपिटल यहाँ पर 1 लाख रुपीज आए हैं कैपिटल, इन 1 लाख रुपीज को बिजनेस वापस भी करेगा। तो बिजनेस इसे अपने ऊपर क्या मानता है? लाइबिलिटी मानता है। और अगर ओनर को अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत कुछ होती है घर पर, तो यहाँ से पैसे लेके जाता है, तो ओनर को भी वो पैसा बिजनेस में रखना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। बिजनेस इस पैसे पर इंटरेस्ट भी ले सकता है अगर ये लिखा हुआ है तो।
तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग-अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो काउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड टू लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? क्वेश्चन ये है। तो किससे है? क्या पट्टे से है या बंद की गई क्रियाओं से है, अमूर्त संपत्तियों से है या ईपीएस से है? ए को क्या बोलते हैं? लीज। और बंद की गई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस या इंटेंजिबल एसेट्स और ईपीएस। देखिए बात करते हैं हम डी से, बात करेंगे यहाँ पर। देखिए डी क्या है? डी है आपका ईपीएस, मींस अर्निंग पर शेयर। अब आप कहेंगे सर ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ईपीएस क्या होता है? देखिए अब ये होता है आपका कि जो व्यवसाय है, जो बिज़नेस है, वो अपने स्टॉक के प्रत्येक शेयर से कितना पैसा कमाता है, उसको ईपीएस से वो ज्ञात करता है। तो ईपीएस से क्या ज्ञात करता है कि एक बिज़नेस अपने स्टॉक से पर शेयर कितना पैसा कमाता है, उसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है अर्निंग पर शेयर का? इसका फ़ॉर्मूला होता है नेट इनकम, नेट इनकम। इसमें माइनस कर देते हैं आपका प्रीफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। जो डिविडेंड प्रेफर्ड किया गया है उसको हम कहाँ लिखते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। और उसके बाद आपका अपॉन में क्या आता है? वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। तो नेट इनकम में माइनस करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड और डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। तो इससे निकल कर आता है आपका अर्निंग पर शेयर के अर्निंग पर शेयर कितना होता है, वो इससे आ जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि AS19 किससे संबंधित है? ईपीएस कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है? देखिए ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बताता है अर्निंग पर शेयर। इनटेंजिबल को कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और बंद की गई क्रियाओं को ये कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बताता है। और पट्टे से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है हमारा पट्टे से संबंधित, सॉरी सॉरी यहाँ पर जो पट्टे से संबंधित होता है वो होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। और बंद की गई क्रियाओं से संबंधित जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। लेकिन ये नहीं कि खाली आपसे पट्टे से ही पूछेगा, किसी से भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपके यही ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं। AS19 हो गया, AS24 है, AS20 है और AS आपका काउंटिंग 26। ये आपको याद रखना है कि काउंटिंग 26 क्या बताता है आपका? काउंटिंग 26 ये यहाँ पर अकाउंटिंग 26 है। मैं आपको इसको इरेज करके साफ लिख देता हूँ। अकाउंटिंग 26 ये किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग 26 ये बताता है इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग 26 बताएगा आपका इंटेंजिबल एसेट। ईपीएस बताएगा 20 और 24 बताएगा आपका बंद की गई क्रियाएं। और पट्टे से संबंधित होगा 19। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल स्टेज ऑफ काउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन के अंतिम चरण है? तो लेखांकन मीन्स अकाउंटिंग का अंतिम चरण आपसे यहाँ पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है और वो कहाँ पर खत्म होती है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए फर्स्ट जो होती है आपकी वो आइडेंटिफिकेशन होता है। और सेकंड जो प्रोसेस होता है
वो आपका मेजरिंग होता है। ये स्टेप है, किसके स्टेप? ये अकाउंटिंग के। मेजरिंग होता है और मेजरिंग के बाद आपका रिकॉर्डिंग होता है और रिकॉर्डिंग के बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बाद आता है आपका एनालिसिस। एनालिसिस के बाद आपका आता है अ, इंटरप्रेटिंग और इंटरप्रेटिंग के बाद आता है आपका कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग किसका होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो लास्ट में क्या होता है? कम्युनिकेटिंग होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कम्युनिकेटिंग है। हाँ, ये रहा कम्युनिकेटिंग है यहाँ पर, कम्युनिकेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या यहाँ पर इंटरप्रेटिंग है? इंटरप्रेटिंग देख लेते हैं, एनालिसिस वो भी है। तो लास्ट क्या आ रहा है? लास्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है आपका बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। और यहाँ आप इस क्वेश्चन की अगर बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपका यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था, 1994 में भी ये क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था। तो अकाउंटिंग को आपको याद रखना है, कहाँ से शुरू होती है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और आपका एनालिसिस के बाद आपका इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो आपसे पूछा है कि बताइए लास्ट क्या स्टेप होता है? तो लास्ट स्टेप होता है आपका कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए मीन्स असर्शन देखते हैं, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन क्या है? मीन्स अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है? अकाउंटिंग। और रीजन क्या है इसका? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द बिजनेसमैन। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है? कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन को चाहिए, उसको अकाउंटिंग उसको उपलब्ध कराता है उन सब इंफॉर्मेशन को। और ये क्या होती है? ये लैंग्वेज होती है। अब लैंग्वेज क्यों होती है? क्योंकि यदि आप जानना चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस है, वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप क्या करेंगे? उसके स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कम कमा रहा है या ज्यादा कमा रहा है। और ये प्रॉफिट जो है आपका, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही बताती है कि कौन बिजनेस कैसा है। तो कथन क्या है यहाँ पर? आपका ऑप्शन देखते हैं, कह रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है? बोथ ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। और दूसरा कह रहा है कि बोथ ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। और आपका सी ऑप्शन है कि दोनों ही गलत हैं, ए सही है और आर गलत है। और डी कहता है ए गलत है और आर सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है और आर की जो सही व्याख्या करता है, वो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? पहले ये चूज करना होता है कि क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, उसको आप राइट कर दें। क्या दूसरा ऑप्शन सही है, उसको राइट कर दें। क्या दूसरा ये स्टेटमेंट जो है, जिसको हम रीजन कह रहे हैं, क्या ये पहले के बारे में बता रहा है या नहीं? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है कि कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, कभी कैसे दे देता है इसको, कभी कैसे दे देता है। आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल किसके बराबर होती है? ये होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर होती है एसेट के। एसेट क्या है? आपकी संपत्ति है, कैपिटल पूंजी है और लाइबिलिटी आपका दायित्व है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी कौन कौन सी इक्वेशन है। अब आप देखिए एसेट बराबर लाइबिलिटी, पहले एक एक से देखते हैं। ठीक है, पहली वाली को देख लेते हैं कि पहले में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट में क्या था, हमने कहा था कि
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो पहला क्या कहा गया है, देखिए एसेट इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो ये तो करेक्ट है। और इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पहली इक्वेशन तो करेक्ट हुई। दूसरी देख लेते हैं, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब क्या हुआ, देखिए ये जो लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी यहाँ से उठकर कहाँ पहुंच गई, एसेट के पास। तो ये हो गया एसेट माइनस लाइबिलिटी, और इधर क्या आ गया, कैपिटल आ गया। देखिए क्या यही है आपकी दूसरी, कैपिटल इजिकल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर कौन था, एसेट के पास कैपिटल माइनस होकर उधर लाइबिलिटी रह गई। देखिए आपकी क्या होती है, ए इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। अब की बार थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ, ये कैपिटल यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया, और इधर जाकर क्या हो गया, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये माइनस हो जाता है। तो ए माइनस सी हो गया, और बराबर क्या है आपका, लाइबिलिटी। तो ये भी सही आ रहा है। इट मीन्स अब तक के तीनों ऑप्शन सही थे। फोर्थ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है एसेट और कैपिटल दोनों जुड़कर लाइबिलिटी के बराबर आता है। ये गलत गलत है कि एसेट प्लस कैपिटल बराबर लाइबिलिटी नहीं होती। तो ये गलत है आपकी इक्वेशन, और यही गलत ही पूछा था उसने कि गलत इक्वेशन कौन सी है। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो आपको याद रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या कहा है, इन अ बिजनेस नेट एसेट ऑन 1 जनवरी, नेट एसेट ऑन 1 जनवरी is 6,000 on for January 31st or 7,500 if the withdrawal by owner during the January is 1,000 नेट इनकम ऑफ द जनवरी। तो जनवरी के लिए नेट इनकम क्या है ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इनकम का मीन्स है यहाँ शुद्ध आय, मतलब हमें देखना है प्रॉफिट। हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमें देखना है यहाँ पर प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम कैसे देखेंगे, देखिए प्रॉफिट को हम देखेंगे कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जो हमारी क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल का मीन्स महीने के लास्ट में कैपिटल कितनी है। तो वो देखिए ये बताया गया है कि 31 जनवरी को 7,500 रुपये है। अब जो ड्राइंग गया था, अगर उस ड्राइंग को भी वापस यहाँ पर ऐड कर दें, तो ड्राइंग कितना गया था, 1,000 रुपये ड्राइंग हुआ था, इसको भी वापस रख देते हैं बिजनेस में। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8,500 रुपये आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, 8,500 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर एक जीरो ज्यादा थी, तो इस जीरो को यहाँ से हटा देते हैं, ये था 7,500। 8,500 में से माइनस क्या करना, ओपनिंग कैपिटल मीन्स बिजनेस में शुरू में कितना पैसा लगाया था। तो बिजनेस में कितना लगाया था शुरू में, 6,000 रुपये। तो कितनी इनकम आ गई, 2,500, मतलब 2500। यहाँ पर आंसर सही आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट इजिकल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारी यहाँ कितनी थी, 7,500। ड्राइंग कितना था उसमें, वापस ऐड कर दिया ड्राइंग को, और माइनस कर दिया हमने ओपनिंग कैपिटल। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2500। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एससी प्री में भी ये 2010 में भी, 1904 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार दे सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा रुपीज 2500। तो 2500 रुपीज सही ऑप्शन होगा। ये थोड़ा यहाँ गलत है, मिसप्रिंट हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बी, 2500 रुपये यहाँ पर शुद्ध आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है। अब लेखांकन क्या काम नहीं करता, लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, मेन काम तो आपने देखा था। अब आपको देखना है कौन सा कार्य नहीं है।
और ये भी क्वेश्चन आपका कई साल पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ हमने क्वेश्चन ही वो छाँटे हैं बिल्कुल, जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। देखिए अकाउंटिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है, बात बिल्कुल सही है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। दूसरा क्या है? कह रहे हैं प्रोटेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं उनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है, उनकी अकाउंटिंग की जाती है तो वो भी सुरक्षित रखी जाती हैं, बात ये भी सही है। अकाउंटिंग मैक्सिमम करता है आपका रिजल्ट को, मीन्स जो आपके परिणाम होते हैं उनको अधिकतम करता है। देखिए अकाउंटिंग का ये कार्य नहीं होता कि वो जो भी परिणाम आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख और वो उसको दिखा देगा 2 लाख, ये कार्य अकाउंटिंग नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या नेक्स्ट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, क्या कानूनी आवश्यकताओं का भी पालन करता है? बिल्कुल। जितने भी एविडेंस आपको चाहिए वो अकाउंटिंग आपको देता है। आपको मतलब बिजनेस को देता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या था? मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट। तो ये काम अकाउंटिंग का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। और न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट एक्स एज अ new partner for 1/3 share in the profit of the firm. The new profit sharing ratio of AB and X is। देखिए यहाँ पर दो पार्टनर पहले से ही हैं, ए और बी, और नया पार्टनर आ जाता है आपका एक्स। तो पूछ रहे हैं एक्स आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो बताइए उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए पार्टनर्स कौन है, पहले लिख लेते हैं हम पार्टनर। तो पार्टनर यहाँ कौन है? पार्टनर है हमारा ए पार्टनर है, दूसरा पार्टनर कौन है हमारा? बी है, और तीसरा पार्टनर हमारा एक्स है जो आ रहा है, ये नया पार्टनर है। इनका रेशियो क्या है? ये प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, ये प्रॉफिट बांटते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पुराना भी है तो यहाँ लिख देते हैं ओ फॉर ओल्ड। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमारा? 3:2 हो गया। अब एक्स आ रहा है, एक्स कितना प्रॉफिट लेगा? ये लेगा 1/3 प्रॉफिट लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ये माना करो कि जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब उस 1 रुपए को आप बांट कर देखा करो क्या, कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स को कितना देना है? एक्स को देना है, एक्स आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। हम मान लेते हैं बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में? जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस में टोटल प्रॉफिट, तो हमने क्या माना है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं यहाँ 1 रुपया। अब 1 रुपए में से 1/3 ये तो ले लिया किसने? एक्स ने। तो एक्स को देने के बाद कितना बचेगा? 2/3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया? देखिए जब भी 1 में से माइनस करना हो 1/3, तो आप इस 1 को 3 से माइनस कर दिया करो, और 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे, 3 में से माइनस 1 हुआ तो 2 बचा। क्या कह रहा हूँ, नहीं बात समझ में आई? देखिए अगर आपको, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। देखिए मान लेते हैं आपको मैं कहता हूँ 1/5 को माइनस कीजिए, कम कीजिए 1 में से, तो आंसर क्या आएगा? आप इस वाले 1 को 5 में से माइनस कर दिया करो, तो क्या आ जाएगा? 4/5। एक और देख लीजिए, अगर मैं कहूँ 1/7 को 1 में से कम कर दो तो कितना बचेगा? 7 में से ये कम कर दो तो ये बचेगा 6/7। तो जल्दी से अब मुझे बताइए, अगर मैं 1/8 को 1 में से कम करूंगा तो क्या बचेगा? बिल्कुल सही, तो ये बचेगा आपका 7/8। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम 1 में से माइनस करते हैं तो किस तरह से कितना बचता है। ठीक है? तो आपको ये भी अब क्लियर होगा कि ये जो मैंने 2/3 लिखा है ये कैसे लिखा है। तो 2/3 यहाँ पर बचता है, किसको देने के बाद? एक्स को। तो एक्स को तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 1 रुपया हमारा टोटल प्रॉफिट था। इसमें से 1/3 एक्स को दे दिया, बचा कितना? 2/3।
3। अब ये दोनों पार्टनर जो बचे ये 2/3 को 3:2 में बांट लेंगे। तो ए का कितना शेयर होगा? देखिए ए का शेयर होगा जितना प्रॉफिट बचा 2/3 प्रॉफिट बचा था, इसको ये बांट लेगा 3/5 में। अब आप कहेंगे 5 कहाँ से आया? देखिए इन दोनों का टोटल कर लेते हैं 3 और 2 दोनों का 5। तो इसको कितना मिल जाएगा? 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 2 जा 6, 6/15 ये तो मिल जाएगा किसको? ए को। और बी को कितना मिलेगा? बी का देखते हैं। देखिए बी को प्रॉफिट कितना बचा हुआ था? 2/3 बचा हुआ था। तो 2/3 का बी लेगा 2/5। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? 4/15। हो सकता है आपको ना दिखाई दे तो मैं आपको दोबारा यहाँ लिख दूंगा, कोई नहीं। तो ए और बी और एक्स का क्या आ जाएगा रेशो? देखिए इसका तो आ गया 6/15 और दूसरे का क्या आया आपका? 4/15। और आपका एक्स का किसके कितने शेयर देने के लिए शामिल किया था? ये शामिल किया था 1/3 देने के लिए। अब देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, लेकिन एक्स में यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की और यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की। तो क्या आ जाएगा? ये 5 बन जा 5 और अपॉन में आ जाएगा 15। अब देखिए तीनों के नीचे 15 हो गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख देंगे आंसर आप लिख देंगे 6:4:5। अब आप आंसर चेक कर लीजिए, ये कौन सा आंसर आ गया? 645। ये आंसर हो गया आपका बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। तो 1/3 देने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट ए और बी में बांट दिया। एक बार इसको दोबारा देख लेना और अगर समझ में आ गया हो ठीक, वरना कमेंट आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स को हम देखकर आपको इसको इसके जैसे क्वेश्चन अभी तो और भी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्व प्रकृति का व्यय जो एक से अधिक लेखांकन अवधि के लिए लाभ देता है उसे वर्गीकृत किया जाता है। मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा, और ये भी कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट बिजनेस में 1 साल से ज्यादा साल तक मिलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, या नन ऑफ द दीज, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिनका बेनिफिट 1 साल ना मिलकर कई कई साल तक इनका बेनिफिट मिलता जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिनसे आप फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, इनका बेनिफिट भी कई कई साल तक मिलता जाता है। लेकिन इसने कैपिटल का नेचर ना पूछकर इसने पूछा था रेवेन्यू, तो यहाँ पर हम रेवेन्यू को ही लेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही एक ऐसा व्यय है जिसका बेनिफिट हमें कई कई साल तक मिलता जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल ही मिलता है। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इनका बेनिफिट हमें कई कई साल तक मिलता जाता है। इनको हम एक ही साल में रेक्टिफाई नहीं करते हैं, रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं। इनका बेनिफिट हम कई कई साल तक लेते जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है नहीं पूछा है, पूछा गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो पहले तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है। देखिए ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको आपको मतलब बिजनेस को पे करना होता है विद इन अ ईयर या विद इन अ अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड में वापस देना होता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जैसे बैंक लोन आपने 15 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए लिया, तो ये क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाता है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है
जिसका होना या ना होना किसी इंसिडेंट पर डिपेंड करता है। ये नहीं पता होता कि ये लायबिलिटी होगी भी या नहीं। अगर होगी तो कितने अमाउंट की होगी ये भी नहीं पता होता। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को गुड्स बेचा और आपने उसको गुड्स बेच दिया 1 लाख रुपीज़ का और उसका गुड्स कुछ खराब निकल गया। उसने उसने आपकी फर्म पर केस कर दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा है। ये नहीं पता कि आप केस जीतोगे, ये नहीं पता कि केस वो जीतेगा। अगर केस जीतेगा तो कोर्ट कितना उस पर अ, फाइन लगाता है 1 लाख, 2 लाख ये भी नहीं पता। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कहाँ दिखाया जाता है? नोट टू अकाउंट में। बैलेंस शीट के बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, नोट टू अकाउंट होता है, वहाँ पर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को शो करते हैं। हमारा क्या पूछा था यहाँ? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्योंकि अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपीज़ जमा है और आपने चेक काट कर दे दिया किसी को 1,05,000 का और आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो बैंक आपके इस चेक को भी पेमेंट कर देगा क्योंकि बैंक को पता होगा 5,000 रुपए ये जल्दी ही वापस कर देगा। तो जल्दी ही वापस कर देगा, बैंक को ये विश्वास होता है और 1 साल के अंदर-अंदर ये पैसा वापस भी करना होता है। जो आपने आपके खाते में जितना पैसा जमा था उससे ज़्यादा निकाल लिया, उस ज़्यादा को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो ऑप्शन क्या होगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मोहन की नगद बिक्री 90,000 और क्रेडिट बिक्री 60,000 मत मीन्स कैश सेल तो मोहन ने की है 90,000 की और क्रेडिट सेल मीन्स उधार बेचा है 60,000 का और उसी वर्ष 70,000 रुपए का खर्चा था जिसमें से 30,000 भुगतान अभी भी किया जाना है। मीन्स मोहन का टोटल इस साल का खर्चा कितना था? 70,000 का, लेकिन उसने दिया कितना है? दिया है उसने 40,000। आप कहेंगे 40 लिख रहा नहीं है। देखिए 70,000 रुपए उसका खर्चा था पूरे साल का और 30,000 अब भी देना बाकी है। इसका मतलब उसने दिया कितना है? 40,000 दिया है, अभी 70 में से 30 देना बाकी है अभी, तो 40 ही तो दिया। तो इसमें क्या पूछा है आगे पढ़ते हैं, कहा है कि लेखांकन के नगद आधार मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो ये 2 बेसिस होती हैं अकाउंटिंग, एक कैश बेसिस होती है और एक एक्रूअल बेसिस होती है। यहाँ पर कैश बेसिस को कह रहा है। अब ये कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए कैश बेसिस अकाउंटिंग में बस ये देखा जाता है पैसा कितना आया, कितना गया। यहाँ नगद बिक्री को ही लेंगे और अ, नगद ही खर्चे को लेंगे जो भी आपने खर्चा किया है, उधार का यहाँ पर लेखा नहीं होता। अगर मैं यहाँ सेल की बात करूँ, तो मैं इस सेल में ये नहीं कहूँगा कि मेरी सेल यहाँ पर 90 प्लस 60 एक डेट की हुई है, 1,50,000 की हुई है, नहीं। मेरी जो सेल हुई है यहाँ पर मैं केवल नगद को ही लूँगा कैश बेसिस अकाउंटिंग में। सेल कितनी हुई? 90,000 रुपए की सेल हुई है। अब आप कहेंगे सेल तो 60,000 की भी हुई, ये उधार थी और उधार का यहाँ पर लेखा नहीं होता कैश बेसिस अकाउंटिंग में। इसी तरह से इसमें से माइनस क्या करोगे? अपने एक्सपेंस माइनस करोगे। तो एक्सपेंसेस यदि देखें कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, तो एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पर केवल 40,000। आप कहेंगे नहीं, एक्सपेंसेस तो 70 थे, 70 थे, लेकिन ये देखिए कैश बेसिस में ये देखो पैसा गया कितना, पैसा आया कितना। ये मत देखो कितना आएगा, कितना जाएगा, वो सब छोड़ो, इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग और याद रखना यहाँ पर एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। ये चारों एडजस्टमेंट यहाँ ना होकर एक्रूअल अकाउंटिंग में होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 50,000। तो 50,000 क्या होगी? इसकी इनकम होगी। कैसे हुई? देखिए सेल नगद कितनी हुई? नगद पैसा आया 90,000 और खर्चा कितना हुआ है? 40,000। बेशक 70,000 था इस साल का खर्चा लेकिन किया तो 40,000 है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 50,000। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आईएफआर आधारित है। आईएफआर क्या होते हैं? आईएफआर होते हैं आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और ये होते क्या हैं? ये सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं कि अकाउंटिंग के कितने रूल एंड रेगुलेशन हैं।
तो बात ये है कि आईएफआर जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होता है, फेयर वैल्यू पर आधारित होता है, या दोनों पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका फेयर वैल्यू पर। ये आपको याद रखना है, ये फेयर वैल्यू पर आईएफआर होते डिपेंड होते हैं। और आईएफआर होते क्या हैं? ये होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये होते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का देखिए, मैंने अभी बात की थी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका जो इंड इंड एएस आता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। तो ये भी देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि ये रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या पार्सली रूल बेस्ड और पार्सली प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। तो कौन से होते हैं? इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही होगा होगा कि ये प्रिंसिपल जो होते हैं, ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। अकाउंटिंग जो इन एएस होते हैं, ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। और आईएफआर किस बेस पर होते थे? फेयर वैल्यू। आईएफआर फेयर वैल्यू पर और इंड एएस प्रिंसिपल बेस्ड वैल्यू पर। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ ही ले लिए हैं, दोनों को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएफआर हैं, तो आईएफआर क्या होते हैं? ये दोबारा से देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन। अब ये रिपीटेड क्यों है? रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारी टीम ने लिख दिया है क्योंकि ये पीजीटी और पीजीटी में अलग-अलग पूछा गया था। तो ये दोबारा क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है कि रूल बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं। तो ये कैसे होते हैं आपके आईएफआर? ये होते हैं आपके, अब देखिए यहाँ पर फेयर मीन्स नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर फेयर मीन्स नहीं दिया हुआ है। ये किस बेस पर कहेंगे आप? देखिए, पहले पहले क्या कहा गया था? पहले का आंसर देखिए, हमने पहले क्या दिया था आंसर? यहाँ कहा था फेयर मीन्स, लेकिन यहाँ रूल बेस नहीं था। तो यहाँ पर आंसर आपका रूल बेस। तो रूल बेस भी ये होते हैं। तो ये रूल बेस भी होते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना कि आईएफआर क्या होते हैं? ये रूल बेस्ड भी होते हैं। तो उन आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर फर्स्ट ही आपका सही होगा, ए। तो इसके बारे में अगर बात करें कि भारत में आईएफआर जो स्वीकार करने की बजाय भारत ने खुद के अपने इन एएस तैयार किए हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें ये सभी दिए हुए हैं। आप एक बार इनको नेट पर भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उनको ये फॉलो करने जरूरी होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिस कंपनी की नेट वर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होती है, उन सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशनल डिस्काउंट इज अलाउड फॉर। ये जो ट्रेड डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है फॉर, किस लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ये डिस्काउंट होते कितने हैं। तो ये देखिए, एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरा कौन सा होता है? एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। एक कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और एक इन्हीं के मिलता जुलता होता है रिबेट। एक रिबेट भी होता है, डिस्काउंट नहीं है, लेकिन चूंकि जब बात करें तो रिबेट की भी बात कर लें, तो एक रिबेट भी होता है। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप गुड्स को खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं, तो उन कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे अगर कोई ग्राहक आता है और हमने उससे कहा कि भाई कोई गुड्स है वो 100 रुपए का है, उसने कहा नहीं मैं नहीं इसको ले रहा, तो हम कहेंगे भाई 5% की आपको छूट दे देते हैं। आपको हम इसको 95 रुपए में बेच देंगे, 95 रुपीज में। तो ये जो 5 रुपए यहाँ कम हुए हैं, ये होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने 95 रुपीज में तो बेच दिया। अब उसने पैसे नकद नहीं दिए, कह दिया कि मैं आपको 15 दिन बाद दे दूँगा। हमने उससे कहा देखो हम एक छूट देते हैं, अगर आप 15 दिन नहीं 10 दिन के अंदर-अंदर पैसा दे दोगे, तो आपको हम 1% छूट और देंगे, मतलब ₹1 या ₹1 की छूट और देंगे यदि पैसा आप पेमेंट हमारा 10 दिन के अंदर-अंदर कर देते हो। तो ये जो पेमेंट जल्दी कराने के लिए दिया जा रहा है, ये कौन-सा होता है? कैश डिस्काउंट। और याद रखना, अकाउंटिंग जो होती है वो ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट को आप बिल्कुल नहीं शो करते हो, आप कैश डिस्काउंट को शो करते हो। अब रिबेट क्या होती है? माना आपने किसी को ₹200 का गुड्स बेच दिया,
वो गुड्स उसको पसंद नहीं आया या उसमें गुड्स में कुछ डिफेक्ट निकल आया और वो गुड्स आपको वापस कर रहा है, तो आप उससे कहोगे रुक जा भाई इसको वापस मत कर यार, 20 रुपए कम दे देना, 180 रुपए दे देना। तो ये जो 20 रुपए आप दे रहे हो उसको छूट, ये होती है रिबेट। तो रिबेट का पर्पज़ क्या था? क्या सेल बढ़ाना था? नहीं। सेल बढ़ाना पर्पज़ किसका होता है? ट्रेड का, ट्रेड डिस्काउंट का। क्या जल्दी पेमेंट कराना था रिबेट का पर्पज़? नहीं, वो किसका होता है? कैश डिस्काउंट का। रिबेट का पर्पज़ क्या था? कुछ अदर पर्पज़ था कि हो सकता है गुड्स अच्छा ना हो, गुड्स वापस हो रहा हो या आप उसको छूट और देना चाह रहे हो, तो वो सब पर्पज़ के लिए जो छूट दी जाती है बाद में उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट की भी एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की भी एंट्री होती है, बट ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड फॉर किस लिए दिया जाता है? नकदी के सिक्के भुगतान के लिए कि भुगतान जल्दी-जल्दी हो जाए? नहीं, ये तो कैश डिस्काउंट है। बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदें कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद खरीदें, ज़्यादा जो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। हाँ भाई, ये तो बात सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30 दिन के अंदर-अंदर भुगतान हो जाए? नहीं, ये तो कैश वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। कह रहे हैं ओपनिंग द सेवरल यूनिट ऑफ द डिफरेंट मार्केट्स फॉर द बिज़नेस एक्सपेंशन कि बिज़नेस को आप बढ़ाना चाहते हैं इसलिए नई-नई इकाइयाँ खोल रहे हैं, नहीं, तो सही ऑप्शन इसका बस बी ही होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका सामान खरीदा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लेरिकल एरर? क्लेरिकल एरर कौन-सी होती है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये या कंपनसेटिंग एरर। तो थोड़ा-सा मैं इनके बारे में बताता हूँ। देखिए एरर ऑफ ओमिशन होती है, अगर जानबूझकर कुछ गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन या आप सॉरी जानबूझकर नहीं मतलब ओमिट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ओमिशन, ओमिट, ओमिट मतलब भूल जाना। तो अगर आप भूल गए, आधा लिखना भूल गए रुपीज़, पूरा लिखना भूल गए तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? अगर आप जानबूझकर गलत लिख रहे हैं, तो वो होता है आपका एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि आपने जो कैपिटल नेचर के ट्रांज़ैक्शन है, उनकी एंट्री कर दी आपने रेवेन्यू नेचर के अकॉर्डिंग और जो रेवेन्यू नेचर के थे, उनकी एंट्री कर दी आपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो आपने प्रिंसिपल को ही क्या कर दिया? होच-पोच कर दिया, उल्टा-सीधा कर दिया। इस गलती को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर क्या होती हैं? ये ऐसी एरर होती हैं जो पहली बार जब गलती हुई थी, उस गलती को खुद ही सुधार देती हैं, उस कमी को खुद ही दूर कर देती हैं, उनको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो लीप की है क्लेरिकल जो एरर होगी, वो कौन-सी एरर होगी यहाँ पर? तो वो होगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है, वो आपकी लीप की है, त्रुटि होती है, क्लेरिकल एरर होती है। ये जानबूझकर अगर क्लर्क से गलती हो जाती है, क्लर्क से क्या गलती होगी कि उसको पता ही नहीं था कि प्रिंसिपल क्या है, कहाँ कैपिटल नेचर लिखा जाना था और कहाँ रेवेन्यू नेचर लिखा जाना था, उसपे ये आता ही नहीं है, तो इस एरर को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है आपसे एरर कौन-सी नहीं है, लीप की कौन-सी नहीं है? देखिए एक क्लर्क जो है वो ओमिशन की भी एरर कर सकता है, कमीशन की भी एरर कर सकता है, कंपनसेटिंग भी एरर कर सकता है, लेकिन वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपकी क्लेरिकल कौन-सी नहीं होती है? क्लेरिकल जो नहीं होती है एरर वो होती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ-हानि खाता तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं, रियलाइज़ेशन कहते हैं, मैचिंग कहते हैं, डिस्क्लोज़र कहते हैं। तो देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी 1 साल में हुए एक्सपेंसेस हैं, वो सभी इनकम से मैच होने चाहिए, इनकम से मैच होने चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 साल के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से मिलान करना है। इनकम जितनी भी ज़्यादा होगी, उतना ही जितनी भी इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस से उतनी ही वो
प्रॉफिट होता है। इसमें कॉस्ट क्या कहती है? ये कॉस्ट कहती है कि हमें जो भी एसेट खरीदी है उसका लेखांकन हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करना चाहिए। रियलाइजेशन क्या कहलाती है? कि देखिए वसूली का सिद्धांत, खैर इनको हम किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाएँगे। आपको बस ये देखना है यहाँ पर कि लाभ-हानि खाता किसके आधार पर तैयार किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी ने अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, वह ऐसा किस अवधारणा के अकॉर्डिंग कर रहा है? देखिए जो भी प्रॉफिट होता है, कितना समझदार बंदा है ये अपने प्रॉफिट का मान लेते हैं 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो इसका 20%, 20% मीन्स 20,000, तो रुपीज 20,000 को वो क्या करता है, इसको जनरल रिजर्व में रख देता है। कहाँ रख देता है? जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में रख रहा है, कौन सा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट कहता है? तो देखिए, ये कहता है आपका क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है, रूढ़िवादिता की अवधारणा, एकरूपता की अवधारणा, वसूली की अवधारणा या मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि देखिए फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप प्रोविजन करके रखेंगे, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्रोविजन कभी नहीं करना है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसे इसको प्रूडेंस भी बोल देते हैं, प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, देखिए ये आया हुआ है आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कई बार इसको पीजीटी अकाउंट में भी, पीजीटी एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन मत करना, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है लॉस होगा, तो उसके लिए प्रोविजन करना। प्रोविजन मतलब उसका पहले से ही इंतजाम करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया जाता है, देखिए तलपट क्या है आपका? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैसा होता है ट्रायल बैलेंस? पर्टिकुलर और एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, ये कॉलम्स होती हैं इसकी। तो इस कॉलम में कह रहे हैं कि इसके अंदर ही, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका बाहर भी दिया जा सकता है और अंदर भी दिया जा सकता है। यहाँ प्रूफ पूछा है कि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया हुआ है तो आप इसको कहाँ पर दिखाएंगे? बताइए कहाँ दिखाएंगे? क्या आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, क्या बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैश अकाउंट में दिखाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे? आप इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कहाँ दिया हुआ है? ये अंदर दिया हुआ है, ये आपकी एसेट है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं हम आपकी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस ये आपके क्वेश्चन आज के पूरे हो गए हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इतना ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब इतना ज़रूर कर देना कि उस टारगेट पर पहुँच जाएँ कि आपसे लाइव क्लास भी हम आपके साथ लाइव क्लास में भी रखें। Oh, thanks for watching this video, and we will meet next video. Take care. Bye bye.